नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने डेली अपडेट्स यूट्यूब चैनल पर। ये जो मास्टर वीडियो होगा ये बीएड सेकेंड सेमेस्टर पेपर थर्ड 109 ए के विद्यार्थियों के लिए होगा। समावेशी शिक्षा के मूल सिद्धांत से संबंधित ये आप लोगों का मास्टर वीडियो है। वीडियो देखने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आप सभी को इसी प्रकार की सटीक जानकारियाँ मेरे वीडियो के माध्यम से लगातार प्राप्त होती रहेंगी। तो देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर। नंबर 1 है, अपराधी बालक के संवेगात्मक रूप से होते हैं। तो अपराधी बालक जो है संवेगात्मक रूप से कैसे होते हैं? ऑप्शन डी, विक्षिप्त होते हैं। तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, अपराधी बालकों का मानसिक स्तर होता है। तो अपराधी बालकों का मानसिक स्तर जो होता है ऑप्शन ए सामान्य से अधिक होता है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अपराधी बालकों हेतु शिक्षा का प्रावधान किया जाए। तो ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी से संबंधित शिक्षा का प्रावधान किया जाए, अर्थात खेल कूद की व्यवस्था करना चाहिए, मनोरंजन की क्रियाएं करनी चाहिए एवं पर्याप्त शिक्षा उनको दी जानी चाहिए। तो अपराधी बालकों हेतु शिक्षा का प्रावधान किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, अपराधी बालकों का मुख्य लक्षण होता है। तो अपराधी बालकों का मुख्य लक्षण ऑप्शन बी समाज विरोधी व्यवहार होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, अपराधी प्रवृत्ति का कारण होता है। तो अपराधी प्रवृत्ति का कारण ऑप्शन ए मानसिक रोग होता है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, बालकों को अपराध की ओर अग्रसर होने का क्या कारण है? तो बालकों को अपराध की ओर अग्रसर होने का कारण ऑप्शन ए है दूषित वातावरण होता है। ऑप्शन ए दूषित वातावरण सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, बालक अपराधी वह बालक है जो बार बार उन कार्यों को करता है जो अपराधों के रूप में दंडनीय है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। गुडविन महोदय का ये कथन है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अपराधी बालक कौन होते हैं? ऑप्शन एक ए है कि जो सामाजिक कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर ए नहीं, यहाँ पर गलत लिख किया है। अब जो सामाजिक कार्य नहीं करते हैं वो हैं जो अपराधी बालक, उन्हें कहा जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा, जो सामाजिक कार्य नहीं करते हैं। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, बाल अपराध के कारणों में कौन सा शामिल नहीं है? तो ऑप्शन सी आर्थिक कारण शामिल नहीं है। ऑप्शन सी आर्थिक कारण। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, बाल अपराधों की आयु होती है। तो बाल अपराधों की आयु ऑप्शन बी 18 वर्ष से कम होती है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, इनमें से कौन सा कृत्य बाल अपराध नहीं है? तो ऑप्शन ए कक्षा में नींद आना, ये जो है बाल अपराध के कृत्य में नहीं आता है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है, बाल अपराध का सामाजिक कारण है। तो बाल अपराध का सामाजिक कारण ऑप्शन सी है माता पिता का मानसिक असंतुलन होता है। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसने कहा बालक की उत्तेजित दशा ही संवेग है? तो ऑप्शन ए वुडवर्थ महोदय ने कहा था कि बालक की उत्तेजित दशा ही संवेग कहलाती है। तो ऑप्शन ए वुडवर्थ महोदय। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्रो एंड क्रो के अनुसार मंदबुद्धि के बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। तो ऑप्शन सी 70 से कम होती है। तो आप लोग ये याद रखिएगा, ये बुद्धि लब्धि से संबंधित कल भी क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में आया हुआ था, तो और कल भी आ सकता है। तो आप लोग इसको याद रख के जाइएगा कि जो मंदबुद्धि के बालक होते हैं उनकी मंदबुद्धि जो लब्धि होती है वो कितनी होती है, बुद्धि लब्धि। तो ऑप्शन सी 70 से कम होती है। क्वेश्चन नंबर 15, संवेगात्मक विक्षिप्त बालकों की शिक्षा दी जाती है। तो संवेगात्मक विक्षिप्त बालकों की शिक्षा ऑप्शन ए सामान्य विद्यालयों में ही दी जाती है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है, संवेगात्मक विक्षिप्त बालकों की व्यवहारिक लक्षण होता है। तो ऑप्शन ए अप्रसन्न रहना ही उनका व्यवहारिक लक्षण होता है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 17 है, संवेगात्मक विक्षिप्त बालकों का मुख्य कारण होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, वातावरण मुख्य कारण होता है। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है, संवेगात्मक विक्षिप्त बालकों की पहचान की जाती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, प्रक्षेपित परीक्षण के द्वारा ही संवेगात्मक विक्षिप्त बालकों की पहचान की जाती है। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, संवेगात्मक विक्षिप्त बालक संबंधित होते हैं। तो संवेगात्मक विक्षिप्त बालक ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं होते हैं। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रतिभाशाली बालक शारीरिक गठन, सामाजिक समायोजन, व्यक्तित्व के लक्षणों, विद्यालय उपलब्धि, खेल की सुविधाओं एवं रुचियों में बहुरूपता में सामान्य बालकों से बहुत श्रेष्ठ होते हैं। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन है ऑप्शन सी टर्मन एवं ओडन महोदय का ये कथन है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 21, प्रतिभाशाली बालक की विशेषता होती है। तो प्रतिभाशाली बालक की विशेषता ऑप्शन डी उपरोक्त सभी होती है, अर्थात मानसिक प्रक्रिया की तीव्रता होती है, दैनिक कार्यों में भिन्नता होती है एवं पाठ्य जो विषय होते हैं उसमें अत्यधिक रुचि या अरुचि होती है। क्वेश्चन नंबर 21 का
डी सही है। क्वेश्चन नंबर 22 है। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? ए सर्वे ऑफ द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा, हेविंग हस्ट महोदय ने लिखी थी। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 23 है, मंद गति से सीखने वाले बालक को ज़रूरत होती है। तो मंद गति से सीखने वाले बालक को ऑप्शन बी विशेष सहायता की ज़रूरत होती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान की जा सकती है। तो प्रतिभाशाली बालकों की पहचान डी यहाँ पर सही होगा। ये सभी के द्वारा प्रतिभाशाली बालकों की पहचान की जाती है, अर्थात बुद्धि परीक्षण के द्वारा, विस्तृत शब्द ज्ञान के द्वारा एवं उपलब्धि परीक्षण के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रतिभाशाली बालक की समस्या होती है। तो प्रतिभाशाली बालक की समस्या ऑप्शन डी ये सभी होती है, अर्थात परिवार में समायोजन की, विद्यालय में समायोजन की, समाज में समायोजन की। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रतिभाशाली बालक की विशेषता होती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। ये सभी जो है प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता होती है। देख लेते हैं, मौलिक चिंतन, अधिक बोधगम्यता की शक्ति एवं शब्द भंडार अधिकार अधिकतर होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27, इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बालकों की नहीं होती है? तो ऑप्शन बी है, निम्न औसतीय मानसिक क्रियाओं की विशेषता प्रतिभाशाली बालकों की नहीं होती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रतिभाशाली बालकों को इंद्रियां कैसी होती हैं? प्रतिभाशाली बालकों की इंद्रियां कैसी होती हैं? तो ऑप्शन सी है, तीव्र होती हैं। क्वेश्चन नंबर 29, प्रतिभाशाली बालक क्या होते हैं? तीव्र सीखते हैं, जल्दी से सीखते हैं। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, एक प्रतिभाशाली बालक की आप मदद कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए है, उस पर अधिक ध्यान देकर। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 31 है, प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रावधान है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, कार्यक्रम को समृद्ध बनाना ही सर्वश्रेष्ठ प्रावधान होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, मंद अधिगामी बालक के सीखने की गति होती है। तो ऑप्शन ए मंद होती है। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, मंद अधिगामी बालकों की मुख्य समस्या होती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, ये सभी होती हैं, अर्थात मंद गति से सीखना, स्मरण नहीं रख पाना, सामाजिक असुविधात्मक होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 34 है, मंद गतिमान बालकों हेतु शिक्षण प्रविधियाँ होती हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, पाठ्य वस्तु को खंडों में प्रस्तुत करना। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 35 है, मंद अधिगामी बालकों की बुद्धिलब्धि होती है। तो मंद अधिगामी बालकों की बुद्धिलब्धि ऑप्शन बी 90 और 90 से अधिक होती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 36 है, मंद अधिगामी बालकों की पहचान का मानदंड होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, अर्थात शैक्षिक उपलब्धि एवं मानसिक स्तर दोनों ही उनकी पहचान या मानदंड होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, मंद अधिगामी बालकों की विशेषता होती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होता है। जैसे कि शैक्षिक मंदता, भाषा दोष एवं वाणी बाधित, ये सभी मंद अधिगामी बालकों की विशेषता होती है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, गति मंद छात्रों में कौन से लक्षण देखे जा सकते हैं? तो गति मंद छात्रों में ऑप्शन ए अवधारणा व्यक्त करने में असमर्थ होते हैं, ये लक्षण देखे जा सकते हैं। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्न में से कौन मति मंद बच्चों की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन बी बुद्धि कम होना, ये इनकी विशेषता नहीं होती है। तो ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 40 है, मंद अधिगमकर्ता जिनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है। तो ऑप्शन सी पिछड़ेपन के कारण ही उनकी योग्यता कम रह जाती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, समावेशी शिक्षा के प्रवर्तक थे। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, थॉमसन महोदय ही समावेशी शिक्षा के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। तो ऑप्शन डी किसी के लिए नहीं की जाती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें को के अनुरूप बदलना है। तो अर्थात समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें व्यवस्था को बच्चे के अनुरूप बदलना है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, समावेशी शिक्षा से तात्पर्य है। तो समावेशी शिक्षा से तात्पर्य है ऑप्शन सी नियमित विद्यालयों में सभी प्रकार के बालकों का बिना किसी भेदभाव के स्वागत करना। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, एक समावेशी कक्षा में जोर दिया जाता है। एक समावेशी कक्षा में जोर दिया जाता है।
ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने पर। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य होता है, तो ऑप्शन डी सभी श्रेणी के छात्रों की शिक्षा पर जोर देना। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, समावेशी शिक्षा किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ऑप्शन सी औचित्य और समान अवसर पर आधारित है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, समावेशी शिक्षा के विकास के लिए कौन कौन से बच्चों को शिक्षा के जो छात्र में ले सकते हैं, तो ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी, अर्थात प्रवासी श्रमिक के बच्चे, कार्यशील बच्चे एवं मलिन बस्ती में रहने वाले बच्चे। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, समावेशी शिक्षा का सर्वप्रथम विकास हुआ, तो समावेशी शिक्षा का सर्वप्रथम ऑप्शन सी यूरोप में विकास हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 है, समावेशी शिक्षा के पीछे मूल आधार यह है कि ऑप्शन ए सही होगा, हमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के ऊपर जो है दया करने की आवश्यकता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रारंभिक पहचान एक प्रक्रिया है, प्रारंभिक पहचान जो है एक प्रक्रिया है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, किसी भी विकलांग को पहचानना। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है, शीघ्र पहचान की प्रक्रिया में शामिल होता है, तो शीघ्र पहचान की प्रक्रिया में शामिल है ऑप्शन सी स्क्रीनिंग शामिल है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, शिक्षा की मुख्य धारा का अर्थ है, शिक्षा की मुख्य धारा का अर्थ है ऑप्शन सी अलगाव से समावेश में बदलाव, अलगाव से समावेश में बदलाव। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, मुख्य धारा में शामिल करने की अवधारणा के मूल कार्यों में किसके विचार निहित हैं, तो ये क्या कहा गया है। ऑप्शन डी ग्रिडली होबे महोदय ने ये कहा है, ग्रिडली महोदय ने ये कहा है। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है, कम से कम प्रतिबंधात्मक पर्यावरण का अर्थ होता है, कम से कम प्रतिबंधात्मक पर्यावरण का अर्थ होता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, विशेष शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों को जो अनाथ बच्चों के समान कक्षाओं में होना चाहिए, तो यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। नंबर 16 है, समावेशी बालक समूह बनाते हैं, तो ऑप्शन सी विषमांगी समूह बनाते हैं। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, विकलांग बच्चों के साथ शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो विकलांग बच्चों के साथ शिक्षकों को ऑप्शन सी प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है, विकलांग बच्चों को शिक्षित करना ऑप्शन सी सामाजिक कर्तव्य होता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, राष्ट्रीय अपंग विकलांग संस्थान कहाँ है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अपंग विकलांग संस्थान कहाँ है। ऑप्शन ए मुंबई में है। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केंद्रों की संख्या है। ऑप्शन बी 17 है, विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केंद्रों की संख्या वर्तमान में 17 है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, अपंगता का कारण नहीं है, तो अपंगता का कारण नहीं है ऑप्शन ए मनोरंजन नहीं है, जबकि बीमारी हो गया, दुर्घटना हो गया, जन्मजात अनियमितता हो गया, तो यहाँ पर अपंगता का कारण होता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, विकलांग एवं अक्षम बालकों के लिए शैक्षिक प्रावधान है, विकलांग एवं अक्षम बालकों के लिए शैक्षिक प्रावधान। ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त सभी, अर्थात विशेष अध्यापन, विशेष पाठ्यक्रम, विशेष कक्षा। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 23 है, विकलांग बालकों की सबसे महत्वपूर्ण समस्या क्या है, तो ऑप्शन सी समायोजन है। ऑप्शन सी यहाँ पर समायोजन है। क्वेश्चन नंबर 24 है, विशिष्ट बालक का संबंध होता है, तो ऑप्शन ए बुद्धि स्तर से होता है, तो ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 25 है, सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि का प्रत्यय दिया था, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, विनय महोदय ने दिया था। ऑप्शन बी विनय महोदय, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, विशिष्ट बालक से तात्पर्य होता है, तो ऑप्शन डी सही है, ये सभी, अर्थात प्रतिभाशाली बालक, सृजनात्मक बालक, उच्च बुद्धि लब्धि वाले बालक, ये सभी जो है विशिष्ट बालक के तात्पर्य होता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, टर्मन के अनुसार विशिष्ट बालक की विशेषता होती है, तो टर्मन महोदय के अनुसार विशिष्ट बालक की विशेषता है ऑप्शन डी, ये सभी होती है। तो देख लेते हैं, उत्तम शारीरिक विकास, शैक्षिक विकास एवं बौद्धिक विकास। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था की जाती है, तो विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था जो है किसके लिए की जाती है, इन सभी के लिए की जाती है, अर्थात प्रतिभाशाली बालकों के लिए, अक्षम असमर्थी बालकों के लिए एवं बाधितों के लिए, इन सभी के लिए विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, विशिष्ट शिक्षा के लिए आवश्यक होती है, तो विशिष्ट शिक्षा के लिए ऑप्शन सी विशिष्ट शिक्षकों की आवश्यकता होती है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों को कहा जाता है, तो विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों को ऑप्शन बी अपवादी बच्चे कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, विशिष्ट शिक्षा का सर्वप्रथम विकास हुआ, तो विशिष्ट शिक्षा का सर्वप्रथम विकास जो है ऑप्शन ए अमेरिका में किया गया।
क्वेश्चन नंबर 32 है, ब्रेन लिप का विकास किया गया। तो ऑप्शन बी लुईस ने किया था ब्रेन लिप का विकास, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 33 है, विशिष्ट शिक्षा के प्रवर्तक थे। तो विशिष्ट शिक्षा के प्रवर्तक थे ऑप्शन डी इटाई महोदय जो थे वो विशिष्ट शिक्षा के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 34 है, शिक्षक तथा विद्यालय कक्ष में आधुनिक निदानात्मक या उपचारात्मक विधियों का प्रयोग करके इन समस्याओं के समाधान को खोजने का प्रयास कर रहे हैं। ये कथन किसका है? तो ऑप्शन सी है गुडह्यूम ब्राफी महोदय का है। ऑप्शन सी गुडह्यूम ब्राफी महोदय ने ये कथन दिया है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 35 है, निदानात्मक परीक्षण वह साधन है जो शैक्षिक वैज्ञानिक के द्वारा छात्रों की कठिनाइयों को ज्ञात करने एवं यथासंभव उन कठिनाइयों के कारणों को व्यक्त करने के लिए निर्मित किया गया है। तो ये किसके द्वारा दिया गया परिभाषा? तो ये जो है ऑप्शन ए योकम यम सिम्पसन महोदय के द्वारा ये परिभाषा दिया गया है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 36 है, उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। तो उपचारात्मक शिक्षक का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी होता है, अर्थात छात्रों को ज्ञान संबंधित त्रुटियों का अंत करना, छात्रों के अधिगम संबंधी दोषों को दूर करना, छात्रों को उन आवश्यकता आदतों कुशलताओं एवं मनोवृत्तियों को सीखना जो उनके द्वारा सीखी नहीं गई है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 1 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के समय भारत के प्रधानमंत्री थे। तो कौन थे? ऑप्शन ए श्री राजीव गांधी जी थे। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किसके सुझाव पर शुरू किया गया? तो ऑप्शन बी 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा ही ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को शुरू किया गया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में पहली बार किस शिक्षक की बात की गई थी? तो ऑप्शन ए कंप्यूटर शिक्षक की बात की गई थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का प्रतिवेदन कितने खंडों में तैयार किया गया था? तो ऑप्शन बी है 12 खंडों में तैयार किया गया था। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, डाइट की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो ऑप्शन सी 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर डाइट्स की स्थापना की सिफारिश की गई थी। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना किस शिक्षा नीति का प्रमुख घटक है? तो ऑप्शन बी है 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में कमेंट भी करें और वीडियो को लाइक भी करें। क्वेश्चन नंबर 7 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने सुझाव दिया है। तो क्या सुझाव दिया था? उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी सही है, अर्थात राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का, ग्रामीण विश्वविद्यालय का और कंप्यूटर शिक्षा का। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने सुझाव दिया। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, उपयुक्त सभी का सुझाव दिया था। क्या? राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का, भाषाओं का विकास का और शिक्षा का समान अवसर का। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के लक्ष्य क्या थे? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के जो लक्ष्य थे ऑप्शन डी उपयुक्त सभी थे, अर्थात सामाजिक कार्यक्रम, निवेश एवं राष्ट्रीय कार्यक्रम। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, RPWD एक्ट का ड्राफ्ट बिल कब बना? तो ऑप्शन बी 2011 में बना। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है, RPWD एक्ट कब लागू हुआ? तो ऑप्शन ए 15 जून 2017 को लागू किया गया था। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, RTE एक्ट 2009 में कक्षा 1 से 5 तक के बारे में सम्मिलित करिए। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, उपयुक्त सभी सम्मिलित है, अर्थात प्रतिवर्ष कार्य दिवस 2000, प्रतिवर्ष शिक्षक घंटे न्यूनतम 800 घंटे, शिक्षक छात्र अनुपात 1:30। तो आप लोग ये जरूर याद रखिएगा, ऑप्शन में पूछ सकता है। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षकों से कौन कौन से गैर शैक्षणिक कार्य करवाए जा सकते हैं? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी में, अर्थात आपदा राहत में, जनगणना में, चुनावी संबंधी में शिक्षकों को शिक्षक से इतर कार्यों में लगाया जा सकता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है, RPWD एक्ट 2016 किस एक्ट का संशोधित रूप है? तो ऑप्शन सी यहाँ पर PDW एक्ट 1995 का जो है संशोधित रूप है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है, शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 में पहली बार संशोधन कब किया गया? तो ऑप्शन बी 2012 में संशोधन किया गया। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है, संसद में पारित भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 किस क्षेत्र में जनशक्ति विकास कार्यक्रमों को विनियमित करने के लिए बनाया गया था? तो ऑप्शन डी है, विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए बनाया गया था। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, राष्ट्रीय पुनर्वास परिषद का मुख्यालय स्थित है? तो ऑप्शन डी नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना हुई थी? तो ऑप्शन बी 1993 में हुई थी। ऑप्शन बी 1993।
क्वेश्चन नंबर 19 है, PWD का पूर्ण रूप है। तो PWD का पूर्ण रूप है ऑप्शन ए विकलांग व्यक्ति का पूर्ण रूप है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, PWD अधिनियम के अनुसार कौन सा एक सामाजिक सुरक्षा नहीं है। तो ऑप्शन डी है सामाजिक क्षेत्र में भागीदारी, ये नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। लेकिन PWD अधिनियम के अनुसार इसमें कौन सा सामाजिक सुरक्षा के बारे में बात की गई है, तो ये भी देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसी से बन सकता है, पुनर्वास के लिए वित्तीय सहायता, विकलांग सरकारी कर्मचारियों का बीमा हो सकता है और बेरोजगारी भत्ता दिया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू करने का उद्देश्य था। तो ऑप्शन सी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हेतु देने के लिए था। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू हुआ। तो ऑप्शन ए 1 अप्रैल 2009 को लागू हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, 1 अप्रैल याद रखिएगा, 1 अप्रैल 2009। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 23 है, शिक्षा को मूल अधिकार कब घोषित किया गया। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी 2002 में घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 है, RTE एक्ट 2009 में कितने अध्याय हैं। तो ऑप्शन बी है 7 अध्याय हैं। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 25 है, RTE एक्ट में कितनी धाराएं हैं। RTE एक्ट में कितनी धाराएं हैं। ऑप्शन डी 38 धाराएं हैं। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 26 है, RTE एक्ट में कितनी अनुसूची है। तो ऑप्शन ए 1 अनुसूची है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 27 है, विशेष कार्यक्रम चलाने वाले सूची शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान किसके द्वारा विनियमित हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर RCI के द्वारा विनियमित होते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना किस उद्देश्य हेतु की गई है। तो ऑप्शन बी विकलांग व्यक्ति शिक्षा के लिए की गई है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उद्देश्य था। तो ऑप्शन बी समग्र शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने का उद्देश्य था। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 30 है, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों में योग को शामिल करने का कौन सा आधार है। तो ऑप्शन सी है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 ही आधार बनाया गया है योग को शामिल करने का। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, अल्पसंख्यकों की शिक्षा के लिए बेहतर एवं विस्तारित कार्यक्रमों के प्रावधान को प्राथमिकता दी गई। तो किसके द्वारा दी गई थी। ऑप्शन सी राममूर्ति रिपोर्ट के अनुसार दी गई थी। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, तकनीकी पेशेवर एवं व्यावसायिक शिक्षा तक लड़कियों की पहुँच में सुधार की सिफारिश की गई थी। तो सिफारिश किसने की थी। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 के द्वारा सिफारिश की गई थी। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 33 है, विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 में किसका उल्लेख नहीं है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख नहीं किया गया है। तो किसका उल्लेख किया गया है। तो ये भी देख लीजिए, सामाजिक सुरक्षा, गैर भेदभाव एवं शुरुआती पहचान, इन सब का उल्लेख है, जबकि अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख नहीं किया गया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995, ये भी पूछ सकता है, विकलांग व्यक्ति अधिनियम कब आया था। तो 1995 में आया था। ने विद्यालयों में किसके समावेश करने का प्रावधान किया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, स्वास्थ्य जांच को समावेश करने का प्रावधान किया गया था। ऑप्शन बी स्वास्थ्य जांच का। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 35 है, विशेष शिक्षा कार्यक्रमों की प्रस्तुति करने वाले सभी शिक्षक शिक्षा संस्थान किसके द्वारा विनियमित किए जाते हैं। तो ऑप्शन बी NCERT के द्वारा विनियमित किए जाते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, मानसिक मंदित बालकों की पहचान का आधार होता है। तो ऑप्शन बी है बुद्धिलब्धि होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मानसिक मंदता की परिभाषा सर्वप्रथम किसने दी थी। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, डूल महोदय ने दी थी। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मानसिक मंदता का मुख्य कारण होता है। तो ऑप्शन सी ए और बी दोनों होता है, अर्थात वातावरण एवं वंशानुक्रम दोनों होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मानसिक मंदित बालकों की शिक्षा दी जाती है। तो ऑप्शन डी ये सभी के द्वारा शिक्षा दी जाती है, अर्थात समन्वित शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा, मुख्य धारा की शिक्षा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, मानसिक मंदित बालकों की श्रेणी है। तो ऑप्शन बी मानसिक रूप से बाधित बच्चों की श्रेणी होती है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, मानसिक मंदित बालकों की पहचान का आधार होता है। तो ऑप्शन बी शैक्षिक उपलब्धियां आधार होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मंदबुद्धि बच्चा वह होता है जिसकी बुद्धिलब्धि जो होती है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं होती है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, मंदबुद्धि बालक की जो स्किनर के अनुसार कौन सी विशेषता होती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर उपयुक्त सभी होती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। अर्थात एक बार देख लेते हैं, आत्मविश्वास का अभाव होता है, दूसरों को मित्र बनाने की अधिक इच्छा होती है, संवेगात्मक और सामाजिक असमायोजन होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 9 है, एक बालक की बुद्धि लब्धि 85 है तो वह बालक क्या है? तो ऑप्शन बी मंद बुद्धि बालक कहलाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, मानसिक रूप से मंद बालकों की शिक्षा हेतु कौन सा उपागम उपयुक्त होता है? तो ऑप्शन ए व्यक्तिक अनुदेशन उपयुक्त होता है। तो ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है, सामान्य डाउन सिंड्रोम देखा जाता है? तो ऑप्शन बी मंद बुद्धि बच्चों में देखा जाता है। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है, मानसिक अक्षमता की समस्या से जुड़ी है? तो ऑप्शन सी बुद्धि से जुड़ी हुई। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, मानसिक रूप से मंद बच्चों को पढ़ाने में नीचे दिए गए 4 नियमों में किस एक का ध्यान नहीं रखा जाएगा? तो ऑप्शन बी है केवल सरल एवं मूर्त का ध्यान नहीं रखा जाएगा। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि बच्चे में मानसिक मंदता का कारण हो सकता है? तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी के कारण हो सकता है, अर्थात गर्भाधान के समय कार्यकारी कारण, जन्म के बाद किसी दुर्घटना कारण, माँ के गर्भ के अंदर कार्यकारी कारण, तो ये सभी कारण हो सकता है मानसिक मंदता का। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन सा मानसिक रूप से मंद बच्चों की विशेषताओं में से एक है? तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही है, सामाजिक अक्षमता। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, EMR अर्थात शिक्षणार्थ मानसिक मंद बुद्धि बालक है? तो ऑप्शन बी है सूक्ष्म रूप से मंद बुद्धि बालक। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, मानसिक रूप में अक्षम बच्चे जो हैं किस आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है? तो ऑप्शन सी है बुद्धि परीक्षण के आधार पर उनको अलग किया जा सकता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, मानसिक मंदता एक ऐसी स्थिति है जो सामान्यतः शुरू होती है? तो ऑप्शन ए 18 साल से कम के लिए शुरू होती है, 18 साल से कम पर ही शुरू हो जाती है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है, मानसिक मंदता का तात्पर्य होता है? तो ऑप्शन बी औसत से कम मानसिक योग्यता। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर बी है, मानसिक मंदित बालकों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन बी है वे प्रभाव संबंध का कारण समझ सकते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। नंबर 1 है, दृष्टि बाधित बालक ज्ञान अर्जित करते हैं? तो ऑप्शन सी है दोनों से, अर्थात श्रवण इंद्रिय से एवं ऑप्शन बी क्या है स्पर्श इंद्रिय से। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, ब्रेल लिप का विकास हुआ? तो ऑप्शन सी लुईस महोदय ने किया था। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, दृष्टि बाधिता का मुख्य कारण है? तो ऑप्शन सी ए और बी दोनों ही होता है, अर्थात वातावरण घटक होता है एवं वंशानुक्रम भी होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, दृष्टि बाधितों के लिए राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान स्थित है? तो ऑप्शन डी है देहरादून में स्थित है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दृष्टि बाधितों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान कहाँ है? देहरादून में स्थित है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, दृष्टि बाधितों की शिक्षा का प्राविधान है? तो ऑप्शन डी ये सभी है, अर्थात मुख्य धारा, विशिष्ट शिक्षा एवं समन्वित शिक्षा होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा व्यवस्था का स्वरूप? ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा, अर्थात ये सभी विशिष्ट विद्यालय, विशिष्ट पाठ्यक्रम, योग्य अध्यापक। ऑप्शन डी ये सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, दृष्टि बाधित बालक पढ़ सकते हैं? तो ऑप्शन सी है ब्रेल लिपि के द्वारा पढ़ सकते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, दृष्टि बाधित बालक होते हैं? तो दृष्टि बाधित बालक होते हैं क्या? ऑप्शन बी दृष्टि एक्टिविटी 20/2000 होती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। नंबर 9 है, दृष्टि दोष युक्त बच्चों को आकृतियों का ज्ञान देना चाहिए? तो ऑप्शन सी है त्रियामी आकृतियों के स्पर्श द्वारा आकृतियों का ज्ञान देना चाहिए। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, परिवार और पड़ोस क्या होता है? तो ऑप्शन ए प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक बच्चे का पहला शिक्षक कौन होता है? ऑप्शन ए माता पिता होते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, छोटे समूह चर्चा निम्न में से किसे प्रोत्साहित करती है? तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी को, अर्थात पारस्परिक सत्र को, सक्रिय साझेदारी को, सहकर्मी आधारित संचार को। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13 है, परिवार कितने प्रकार के होते हैं? तो ऑप्शन बी है 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन बी 2 प्रकार के। क्वेश्चन नंबर 14 है, एकल परिवार से तात्पर्य है? तो एकल परिवार से तात्पर्य है ऑप्शन डी परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे हों। ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है, संयुक्त परिवार प्रणाली में परिवार के सभी सदस्यों पर किसका नियंत्रण होता है? तो ऑप्शन बी परिवार के मुखिया का नियंत्रण होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है, सर्वप्रथम समुदाय को किसने परिभाषित किया है? यहाँ पर सी होगा, अरस्तु ने परिभाषित किया है, जबकि यहाँ पर लिखा हुआ है परिवार का मुखिया। ऑप्शन बी जो कि गलत है। ऑप्शन सी यहाँ पर अरस्तु होगा। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, समुदाय निम्न में से किस पर एक बौछ डाग है?
तो ऑप्शन डी है स्कूल पर। एक वॉच डॉग है, ऑप्शन डी स्कूल पर, ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है परिवार की इकाई होती है, तो ऑप्शन डी है प्रत्येक व्यक्ति जो है परिवार की इकाई होती है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है परिवार की परिकल्पना के पीछे आधारभूत तत्व होता है, तो ऑप्शन बी मानव का सामाजिक प्राणी होना ही जो है परिवार का परिकल्पना के पीछे आधारभूत तत्व होता है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है एकल परिवार के अधिक प्रचलित होने के क्या कारण हैं, तो ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी अर्थात जनसंख्या, महंगाई, कलह की भावना, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है परिवार समाज की धुरी है, यह किसका कथन है, तो ऑप्शन बी है कामटे महोदय का ये कथन है परिवार जो है समाज की धुरी, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है परामर्श प्रक्रिया का उद्देश्य होता है, तो ऑप्शन डी ये सभी होता है अर्थात आत्मज्ञान, आत्मस्वीकृति एवं सामाजिक सामंजस्य, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है परामर्श प्रक्रिया का मुख्य प्रकार है, तो ऑप्शन डी ये सभी है अर्थात निर्देशात्मक है, अधिनिर्देशात्मक है और समाहारक है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है परामर्श प्रक्रिया का मुख्य घटक होता है, तो ऑप्शन सी साक्षात्कार प्रविधि जो है वो परामर्श प्रक्रिया का मुख्य घटक होता है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 25 है परामर्श प्रक्रिया का मुख्य आयाम है, तो ऑप्शन सी है विकल्प ए और बी दोनों सही है अर्थात निर्देशात्मक एवं अनिर्देशात्मक है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 परामर्श प्रक्रिया का मुख्य आयाम होता है, तो ऑप्शन सी है विकल्प ए और बी दोनों अर्थात निर्देशात्मक एवं अनिर्देशात्मक। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 27 है परामर्श प्रक्रिया में आवश्यक होती है, तो परामर्श प्रक्रिया में आवश्यक होती है, ऑप्शन डी ये सभी होती है अर्थात प्रक्रिया के घटकों में संबंध, सघन विचार विमर्श एवं परामर्शदाता की दक्षता एवं कुशलता, ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 28 है परामर्श की प्रभावशाली प्रक्रिया मानी जाती है, परामर्श की प्रभावशाली प्रक्रिया मानी जाती है, ऑप्शन सी है समाहारात्मक आयाम माना जाता है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है परामर्श प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन डी ये सभी है, ऑप्शन डी सभी अर्थात शैक्षिक समस्या में, व्यावसायिक समस्या में, व्यक्तिगत समस्या में, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है निम्नलिखित में से कौन सा संकेत दृष्टिबाधिता की समस्या को सूचित नहीं करता है, तो ऑप्शन सी है दिशा निर्देशन के अनुकरण में समस्या, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। आप लोगों का ये मास्टर वीडियो समाप्त होता है, आप लोग इस वीडियो को जरूर देख के जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, 1 से 2 बार जरूर देखिए। और जो भी आप लोगों को क्या आप लोगों को दिक्कत आ रही, परेशानी आ रही, क्या आप लोगों को जानना है कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है, आप लोग ज़रूर वीडियो में कमेंट करके बताइएगा और वीडियो में कमेंट जरूर करिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।